आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद पिटिशंस फाइल की गई हैं। उसकी समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। और दूसरा चिंता सवाल यह है कि जिस तरीके से पहले ये 9 रुकनी बेंच बना, फिर 2 जज साहिबान उन्होंने कहा कि हम रिक्यूज नहीं कर रहे बल्कि इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि क्या ये बेंच कानूनी तरीके से बना है या नहीं। इस बात को बुनियाद बनाते वक्त और इसके साथ साथ काजी फाइजा साहब ने इस बेंच से अलहदा हो गए, साथ ही जस्टिस तारिक मसूद साहब अलहदा हो गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया है कि मंगल तक यानी ईद से पहले किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी इंदिया दिया कि हालात को और माहौल को ठंडा करना चाहते हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामान के अंदर जो तकरीर की उसके चंद अहम पॉइंट्स हमने आपसे इस मोन्टाज के अंदर शेयर किए। सबसे अहम बात यह है कि क्या अगर यह फैसला आता है और उस बुनियाद पर आता है या उन सतूर पर आता है जो कि रियासत पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, तो क्या ये फैसला माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि जिस तरीके से ये पिटिशंस आई और जिस तरीके से ये समाअत शुरू कर दी गई वो बहुत अहम है। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कहा कि उनकी पहले ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए और फिर उनकी इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई। क्या इस मुलाकात की वजह से इन पिटिशंस को इतना हरिडली सुनने के लिए रख दिया गया, इनकी समाअत शुरू हो गई? कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि मामला है नेशनल इंटरेस्ट का, ये मामला है बुनियादी इंसानी हुकूक का, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, लिहाजा इसकी सुनवाई जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये तमाम बातें, तमाम सवालात हमारे सामने हैं और इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे अगर फैसला उन सतूर पर आया या उस हवाले से आया जो पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान को या कौमी दिफा के जो इदारे हैं अगर उनको मंजूर नहीं है, तो फिर सवाल बहुत बड़ा होगा कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। हुकूमत की तरफ से एक इंदिया आ चुका है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं समाअत पे बात करने से पहले आपने इसको मेंशन किया कि एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ये इमरान खान साहब या चेयरमैन PTI को मिले, फिर चीफ जस्टिस साहब को मिले और मुबैना तौर पर आपके अल्फाज थे, ये बात डिस्कस की गई। आप खुद भी एक सीनियर वकील रहे हैं, वकला मिलते हैं चीफ जस्टिस साहिबान से और कुछ मामलात अगर हो बुनियादी इंसानी हकूक़ के तो अदालत से या चीफ जस्टिस साहब से चैम्बर इस्तदा भी की जाती है कि हुजूर इसे ज़रूर सुनिए। क्या आपको इससे कुछ ज़्यादा लग रहा है, मतलब अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा मामला हो रहा है या बसद एहतराम ये कोई मिली भगत आप इसे करार दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक वकील के तौर पे मैं जानता हूँ कि जिन वकला के मैटर्स जो हैं वो जिस कोर्ट के सामने पेंडिंग हो, वो वकला प्राइवेटली जो है वो उन जजेस से नहीं मिलते, नहीं मिलना चाहिए और जजेस भी अलाउ नहीं करते। दूसरी बात, ठीक, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब एक फ़ज़ा ऐसी हो, इससे पहले ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी एक वकील हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी से क़य्यूम सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में बताया कि कल ये फ़ैसला होगा, अगले दिन मनोवन वो फ़ैसला हुआ। उसके बाद एक गुफ्तगू जो है वो तारिक रहीम साहब की और बाबा रहमते उर्फ ज़हमते की जो है वो गुफ्तगू भी हुई, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के मतलब भी इंतहाई घटिया गुफ्तगू की और साथ उन्होंने केसेस के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन की। ऐसी फ़ज़ा में, ऐसे माहौल में जो है ये मुलाकात जो है वो किसी तौर पे किसी को हज़म नहीं हो सकती और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हम इसके ऊपर बिल्कुल कंफर्म है कि ये मुलाकातें दोनों इसी तरह से हुई हैं। पहले वो ज़मान पार्क में मिले हैं और उसके बाद जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और फिर वो बात कल हुई है। वहाँ पे जो वकला कोर्ट में मौजूद थे, वहाँ पे
ये दोनों जो सीनियर वकला हैं, इनके मुंह से ये बात निकल गई कि जी हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना दें। भाई कहाँ कहा था, कब कहा था? उसी मुलाकात में कहा था ना। उस मुलाकात में ये पिटीशन डिस्कस हुई है ना, और उस पिटीशन की डिस्कशन के दौरान ये भी डिस्कस हुआ है कि बेंच जो है वो कौन सा बनाया जाए, और वहीं पे ये भी डिस्कस हुआ है कि काजी फैज़ ईसा को इसलिए इसका हिस्सा बनाया जाए कि ये एतराज़ भी नहीं रहेगा, और दूसरा काजी फैज़ ईसा साहब ने तो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ ही फैसला देना है, उनका तो और रिकॉर्ड पे उनके फैसले मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल एक कंसिडर्ड ओपिनियन है उनका फैसला तो है। बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी से जो है ये सारे मामलात को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। तो इस मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा जो है वो फिर एतराज़ात और तशवीश जो है वो उसका पैदा होना जो है वो एक फितरी और कुदरती अमर है। अच्छा एक बात और बरहान साहब, आपने आज उसका इशारा दिया, आपने कहा कि ये समाअत हो रही है कहीं ये ना हो, क्योंकि इखलाकी वैल्यू भी आपने कहा, दुरुस्त कहा, इखलाकी वैल्यू भी होती है, लीगल इंपॉर्टेंस और लीगल बाइंडिंग होना, लीगली बाइंडिंग होना फैसले का वो तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन इखलाकी वैल्यू भी होती है अदालती फैसलों की। लेकिन आपने कहा कि ये ना हो कि वो जो 14 मई वाला फैसला था इलेक्शन वाला, जैसे वो तारीख का हिस्सा बन गया, इसके साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन एक बड़ी क्लियर और अनइक्विकल स्टेटमेंट जो एडवाइज़र हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी इरफान कादर साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दी। मैं चाहता हूँ आप सुने सेम क्या फरमा रहे थे इरफान कादर साहब, तो सुनिएगा। We will go by what नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये बेंच ही इलीगल है, तो इसका जो फैसला होगा वो भी इलीगल होगा। इट इज टू बी इग्नोर्ड, इट इज टू बी इग्नोर्ड। उन्होंने कहा कि इट इज़ टू बी इग्नोर्ड क्योंकि ये बेंच ही इलीगल है। मुझे ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि अगर ये फैसला आ जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, नज़ारी बात है, बेंच के अंदर 7 जज साहिबान है, अगर ये फैसला हो जाता है कि नहीं हो सकता सिविलियंस का ट्रायल, तो क्या आप उस फैसले को, हुकूमत पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुकी है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे ऑन वेरियस ग्राउंड्स? देखें, हुकूमत पाकिस्तान तो उस वक्त डिसाइड करेगी जब कोई फ़ैसला आ जाएगा। उससे पहले डिसाइड करना तो वैसे ही नामुनासिब बात है। रियासत भी जो है वो उसी वक्त फैसला करेगी जब कोई फ़ैसला सामने आएगा। इसलिए मैं ये बात प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ना असेस कर सकता हूँ कि फ़ैसला आएगा क्या, और ना ही मैं ये जो है वो वाज़े तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि कौन सा फ़ैसला जो है वो माना जाएगा या कौन सा नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं अपना एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे या एक ज़िम्मेदार पोजीशन के पे होते हुए जो एक मेरी असेसमेंट है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, इन्होंने जिस बुरी तरह से झंझोड़ा है और जिस तरह से लोगों के जज्बात हैं, ख़ास तौर पे उन मतलब जिसमें शोहदा की बेहुरमती की है, जिस तरह से उनकी फैमिली की, जिस तरह से उसके ऊपर उस अदारे के लोगों के जो है वो एहसासात हैं, मुझे ये बात महसूस होती है कि रियासत जो है इस जथे के ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक एक्शन है और जो एक्शन अंडर द आर्मी एक्ट 1952 है, उसके ऊपर पूरी जो है वो यानी कमिटमेंट के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ जो है वो खड़ी है। इससे पीछे हटना जो है, मेरा ये अंदाज़ा और मेरी असेसमेंट है कि ये काफ़ी मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फ़ैसला पार्लियामेंट को जो है वो नज़रअंदाज किया गया, तमाम बार एसोसिएशंस को नज़रअंदाज किया गया, तमाम रिटायर्ड जो जुडिशरी के लोग थे, जो सीनियर वकला थे, वो जाके हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए कि जनाब आप इज्तिमाई दानिश को जो है वो मौका दें और आप इस तरह से ना करें। जमातें जो है वो आके सामने खड़ी हुई, उन्होंने हाथ जोड़े कि जी आप ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी फिर जब वैसा हुआ तो वो फिर अब तारीख का हिस्सा है।
तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, राणा साहब, अगर एक इज्तिमाई विल होती है लोगों की, एक इज्तिमाई जो है वो एक कौम की एक आवाज़ और एक कौम की एक जो है वो एक यानी सोच होती है, उसके अगेंस्ट कोई भी जाए, वो पार्लियामेंट हो, वो जुडिशरी हो, वो कोई और अदारा हो, उसके अगेंस्ट कोई भी जाए, कामयाबी नहीं हो सकती। राणा साहब, बुनियादी बात घूम फिर के एक ही चीज़ के गिर्द घूमती है, वो है चेयरमैन पीटीआई के जो उनका जो सियासी मुस्तकबिल है या उनका मुस्तकबिल। और वो खुद भी ये कह चुके हैं कि मेरे लिए तो ये डिज़ाइन किया गया है, मुझे पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। जारी बात है, जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से दो लोग मिले और फिर गए, किसी और की तो मोहब्बत क्या होगी जो वर्कर्स या जिन सपोर्टर्स ने किया 9 मई वाले दिन, जिन्होंने तोड़फोड़ की, वेंडलाइज किया फौजी अमलाक को, वो तो ठीक है, उनके लिए किसी की मोहब्बत कितनी होगी सिवाय उन वर्कर्स के घर वालों के, और कोई कौन कितना तड़प रहा होगा। मेन मसला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का है। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बाकायदा तौर पर ट्रायल पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या उसके कानून के तहत होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात तो उन पर बने हैं, लेकिन क्या आप ये बात कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोई प्रोसीडिंग या कोई मामला आगे बढ़ा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से या नहीं? देखिए, इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह क्लैरिटी है, इस पे कोई अबहाम नहीं है कि ये जो कुछ हुआ है ये इमरान खान नियाज़ी की इमा पे हुआ है, उसकी मोटिवेशन पे हुआ है, उसके इनिशिएटिव पे हुआ है। उसने ये बड़ी मेहनत की है इन हालात को यहाँ तक पहुँचाने में। ये तो 2014 से शुरू है। उस वक्त जब थानों में जाके इसने बंदों को छुड़वाया था, उस वक्त ये अपनी तकारीर में अफसरों के नाम लेके उनको अपने हाथों से फांसी दूंगा। उस वक्त जो बिल जला रहा था, उस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग के और हुंडी के ज़रिए जो है वो पैसे भिजवा रहा था, बिल अदा ना करने की बात कर रहा था, ये क्या रियासत पे हमला नहीं था? पार्लियामेंट पे हमला, पीटीपी पे कब्ज़ा, ये रियासत पे हमला नहीं था? यानी ये उसकी सोच जो है, ये तो इन लोगों को तो इसने अब तैयार किया ना, उसकी सोच तो पहले से है। उसकी सोच तो 2014 से आज से 9-10 साल पहले से है। और अब उसने उस वक्त की हुकूमत को तो एहसास था राणा साहब कि रियासत पर हमला है, लेकिन रियासत को खुद शायद ये एहसास नहीं था कि ये रियासत पर हमला है 2014 में। अब सदर एहतराम आप सबको एहसास हुआ कि ये रियासत पर हमला है। उस वक्त हुकूमत तो शायद पीटती रही कि रियासत पर हमला है, लेकिन शायद और किसी को ये लगा नहीं। जब फितना जो है वो जड़ पकड़ता है तो वो फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं तो उसका इदराक और शनाख्त होती जाती है। अब जो है इसकी शनाख्त और इदराक जो है वो पूरी जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो हो गया है। तो इसमें ये है कि इसमें बड़ी क्लैरिटी है और लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जी इसको जो है वो अगले 3 दिन में जो है वो सारे मामले को कंक्लूड कर दिया जाए। इसके ऊपर जो ख़ास तौर पे जो आर्मी एक्ट या मिलिट्री कोड का जो पार्ट है उसके ऊपर वो वाकई बड़ी बरीक बीनी से और बड़ी जो है वो यानी वाज़ेह सबूतों के साथ जो है वो कोशिश हो रही है, क्योंकि एविडेंस सारी टेक्निकल है तो उसमें थोड़ी देर भी लगती है, मेहनत तलब भी है। तो इसमें देर है, इसमें अबहाम कोई नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है।